PKH वेंचर्स ये आईपीओ खुलने जा रहा है। पहले मैं आपके सामने आईपीओ की डिटेल्स रख दूं। 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 30 जून को खुलने वाला है। प्राइस बैंड तय हुआ है 140 से 148 रुपये। 100 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 14,800 रुपये। इशू साइज है करीबन करीबन 380 करोड़ की। उसमें 270 करोड़ का इशू है, वो नया इशू जो कंपनी को पैसा जाएगा, और 110 करोड़ का जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ऊपरी प्राइस बैंड पर इशू का जो मार्केट कैप बनेगा वो बनेगा 1217 करोड़ का। ये आपके लिए, और लीड मैनेजर है इस कंपनी के IDBI कैपिटल। PKH वेंचर्स, जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपके सामने रख दूं। मार्च 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, PK हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का कारोबार करती है, हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज का भी कारोबार है। और 2013 में मुंबई में गोल्डन चैरियट और बालाजी ब्रांड के तहत कई सारे उन्होंने होटल्स खोले हैं और अपने कारोबार का विस्तार किया है। थर्ड पार्टी डेवलपर के तौर पर प्रोजेक्ट्स के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नागपुर से जुड़े हुए कुछ सरकारी प्रोजेक्ट भी इन्हें मिले हैं। 3 सरकारी होटल डेवलपमेंट का भी काम करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डाइवर्सिफाइड अलग अलग तरह का बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आ रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल साहब। कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज, इस इंडस्ट्री का सर को 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और कंपनी की स्ट्रेटजी बनाने की पूरी जिम्मेदारी अग्रवाल साहब के कंधों पर है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपका आईपीओ खुलने जा रहा है 30 जून को। उससे पहले मैं जानना समझना चाहता हूं आपकी कंपनी को। सर बताएं क्या क्या बिजनेस आपकी कंपनी करती है, किस किस सेगमेंट में है, किस किस बिजनेस में, जरा पहले वो समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद मैं प्रवीण अग्रवाल, मैं जी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर PKH वेंचर्स लिमिटेड का। जी। एक्चुअली हमारी कंपनी बहुत फोकस कंपनी है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमने हमेशा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हमने ध्यान दिया है। शुरू से ही हमें मतलब हम बहुत मैं अपनी अब बताऊं तो मैं मतलब 18 साल की उम्र में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने शुरू कर दिए थे। मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया था बॉम्बे एयरपोर्ट पे। 18 साल 19 साल की उम्र में मैं कार पार्क चलाता था सारे बॉम्बे एयरपोर्ट के। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई है। फिर आपको सबको बॉम्बे वालों को याद होगा, एक गोल्डन चैरियट हमने 93 में शुरू किया था बॉम्बे एयरपोर्ट पे। बॉम्बे वाला ऐसा कोई नहीं है जो उसको नहीं जानता होगा। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, वो लेकिन अलग कंपनी में था। उसके बाद हमने इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया 2000 में। वहां से ग्रोथ हमने इन्वेस्टर वेल्थ जो शुरू की है बनानी। हमने हर साल CAGR लास्ट 23 साल में एवरेजली अराउंड 20% CAGR की ग्रोथ की है। सारा हमारा इंटरनल अक्रूवल से ही हमने सारी वेल्थ बनाई है। हमने सारा अपनी जो इनकम है उसको प्लाव इन करते करते कंपनी को बड़ा किया है। आज कंपनी की एसेट साइज बहुत बड़ी जो है वो सारी इंटरनल अक्रूवल से है। हम बहुत ही कम डेट लेते हैं। हमने बहुत ही कम एक्सटर्नल फंड तो बिल्कुल नहीं है। डेट भी हमारा बहुत ही अच्छी स्थिति पे हमने रखा है। कभी हमने बहुत एग्रेसिवली डेट कभी क्रिएट नहीं किया। इस वजह से हमारी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती गई है। हम लोग अब बहुत मतलब बहुत जल्दी प्रोग्रेस मतलब अब हमारा जैसे एक स्टेज आई है, जी। मैच्योरिटी आई है कंपनी की। जी। हमने अपने होटल्स खुद ही बनाए हैं हमेशा। नहीं नहीं तो अग्रवाल साहब वो ठीक है, मैं वो भी पूछूंगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल है। लेकिन जो मैंने पहले पूछे है वो बताएं एग्जैक्टली आप करते क्या है। नहीं, हम देखिए हमारा फोकस बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी। हम बहुत फेमस ब्रांड्स चलाते हैं रेस्टोरेंट्स के और होटल्स के। हमने अपने 3 होटल अभी तक अपने बनाए हैं, हम मैनेज करते हैं, चलाते हैं। आगे हम होटल्स में ग्रोथ कर रहे हैं। साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन में काफी काम किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने अब एक BOT प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है 440 करोड़ का। वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स है, जो हमने हमारी SPV ने बनाया है, और उसको हम मैनेज करेंगे 15 साल तक। ये पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे सारा पैसा हमने लगाया है, और गवर्नमेंट हमें अगले 15 साल में एन्युटी बेस पे पैसा देगी। तो ये 10 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली में, जिसको हमने पूरी तरह से बनाया है। मतलब इट्स अ कंप्लीटली ग्लास फसाड बिल्डिंग विद ऑल इंटीरियर्स, एवरीथिंग डन बाय आवर कंपनी। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि होटल्स का कंस्ट्रक्शन का था, इस वजह से इस तरह से स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में हमें काफी रुचि रही। और हम सिर्फ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हाई मार्जिन होते हैं वही हम कर रहे हैं। हम बिल्कुल मीट टू प्रोजेक्ट्स में नहीं जा रहे हैं। तो हमारा तब जैसे तो हाइड्रो पावर जी। आपने जो तो 2 मेन बिजनेस आपके, एक होटल्स का और एक कंस्ट्रक्शन का, राइट? इसके अलावा भी जी, कुछ? नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आपने देखा होगा, हमें हमने क्योंकि पहले हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं थर्ड पार्टी के।
तो अभी हमने अपने बिड किए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 60% काम सिविल का ही होता है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत बड़े आपने सुने होंगे, लेकिन ये 16 मेगावाट का है, जिसका आउटले बिल्कुल ईजी होता है, 18 महीने में इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, और ये 50 साल का बीओटी है। कंपनी को एवरी ईयर करीबन 18 से 20% आरओआई अगले 50 साल तक आएगा। तो इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स, खाली हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स ही हम फोकस करके ले रहे हैं, और जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है उसी पे हम काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग जो होटल्स नए बना रहे हैं, 5 स्टार लेवल के मतलब होटल्स बना रहे हैं हम, तो उस पे हमारा फोकस है कि टॉप ऑफ द पिरामिड के सेक्टर में ही हम जाएं। अभी भी हमारा एमबी वैली में जैसे हमने एक नया रिजॉर्ट अपना बनाया है, वो भी बहुत ही ज्यादा सीनिक लोकेशन पे है, और उसका भी एआरआर करीबन 18 से 20 हजार रुपए तो एआरआर आता है। तो उसी अग्रवाल सेक्टर में साहब तो अग्रवाल साहब मुझे ये बताएं कि अगर एक आईपीओ इन्वेस्टर के तौर पर मुझे आपकी कंपनी में निवेश करना है, तो मैं क्या समझ के करूं? मैं होटल कंपनी में निवेश कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश कर रहा हूं, या पावर कंपनी में निवेश कर रहा हूं? प्लस आपका जो 31 मार्च 2022 में आपने करीबन करीबन किया है कितना, 125 करोड़ का कितना रेवेन्यू? 125 करोड़ का किया नहीं, 250 2023 में, 2023 में है ना, करीबन 125 करोड़ का आपका रेवेन्यू, राइट? नहीं, वो दिसंबर का रिजल्ट दिसंबर है तक का, 9 महीने का है हमारा। जी। हाँ, हाँ, 22 का हमारा 250 करोड़ था, और 23 में भी हम करीबन 15-20% की ग्रोथ मोमेंटम रखेंगे ही। तो ये जो 125 करोड़ का आंकड़ा मेरे पास में 9 महीने का आपका रेवेन्यू है, इसमें से कितना होटल से आ रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, कितना हाइड्रो पावर से आ रहा है? जरा एक अंदाजा दे तो मुझे आइडिया लगे कि आपके अलग अलग सेगमेंट में किस तरह का बिजनेस है। लास्ट 2-3 साल से आपको जैसे पता है, हॉस्पिटैलिटी से हमारा करीबन 35% आ रहा है, और 65% हमारा कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। तो लेकिन अब ये काफी ग्रो होके अब हॉस्पिटैलिटी की तरफ हम रुझान ज्यादा होते हुए, अपने होटल्स हम जो बना रहे हैं उसकी वजह से थोड़े मतलब बहुत जल्दी ये 50-50 पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब होटल 270 करोड़ हॉस्पिटैलिटी रुपए, का 270 करोड़ रुपए का आपका इश्यू है, राइट? 110 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, 370, हाँ 270 का फ्रेश 270 इशू। करोड़ का आपका इश्यू है जो कंपनी में पैसा जाएगा। इसका इस्तेमाल कैसे होना है सर? ये 270 करोड़ कहाँ कहाँ जाएंगे सर? ये एक तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमने लिया है उसमें 124 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, जो कि 18 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और बाकी का हमने अपनी कंस्ट्रक्शन डिवीजन को 80 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल ली है, क्योंकि उस पे कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो फास्ट प्रोग्रेस के लिए थोड़ी वर्किंग कैपिटल 80 करोड़ की उसके लिए earmark की है। और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है, और एक 40 करोड़ रुपए हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हिसाब से एक्विजिशंस के लिए हमने रखी है थोड़ी। सर आपकी दिसंबर 2022 में करीबन करीबन आपकी 138 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और आपकी ब्याज की कॉस्ट भी काफ़ी है। आपकी कैश फ्लो कम है, कैश फ्लो 5 करोड़ नेगेटिव दिखा रहा है, ब्याज की कॉस्ट 7 करोड़ दिखा रहा है जो दिसंबर के आंकड़े हैं। तो फिर आप डेट कम क्यों नहीं करते? नहीं, डेट कोई मतलब डेट अभी हमारा जो है वो काफी कंट्रोल में ही है। हमारी जैसे एसेट साइज देखें आप, तो करीबन 600 करोड़ है, हमारे नेटवर्थ 390 करोड़ करीब है। तो डेट साइज बहुत बड़ा नहीं है, और अब हम इसको कम भी करते चलेंगे। हमारी एन्युटी इनकम काफी है, तो एन्युटी इनकम से अब 2-3 साल 4 साल में आप देखेंगे तो डेट बिल्कुल रहेगा नहीं। इट्स वेरी वेरी क्यों होने कंट्रोल्ड की, डेट। कैश फ्लो नेगेटिव होने की क्या वजह है फिर ये दिसंबर 2022 में? जी। दिसंबर आंकड़ों की वजह से जो बिलिंग नहीं हो पाती, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, लास्ट एक 3-4 महीने का साइकिल है फॉर बिलिंग का, तो वो उस वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। बाकी अदरवाइज तो हमारा पैट करीबन 60 करोड़ के करीब है, 50 से 60 करोड़ के आसपास हमारा पैट रहा है हमेशा। ओके। ये अमर रेमेडीज से रिलेटेड आप कुछ एक्विजिशन या कुछ पैसा या कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वहां पे भी निवेश करने की सोच रहे हैं? इसके बारे में जरा मुझे बताएं सर। हमने अमर रेमेडीज एक्चुअली बिड किया था एनसीएलटी में, और हम हाईएस्ट बिडर थे, हमें अवार्ड हो चुका है। अब मतलब उसको हम एक्वायर करके उसको ग्रो करने के लिए, मतलब इट्स लिस्टेड कंपनी, अमर रेमेडीज लिमिटेड वाज अ वेरी प्रोमिनेंट कंपनी। तो इसको हमने एक्वायर करके इसको इसकी जो कोर स्ट्रेंथ थी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की, वो इसको हम एक्सपांड करेंगे। इसी कंपनी में पीकेएच हॉस्पिटलिटी इसी कंपनी में रहेगा सर? हाँ, इसका नहीं, ये सारे वर्टिकल्स होली ओन सब्सिडरी हैं लगभग कंपनी के। तो सर ये क्या वजह, क्या मतलब एक तरफ होटल का बिजनेस है, एक तरफ एफएमसीजी प्रोडक्ट है, कहीं आप हाइड्रो पावर भी बना रहे हैं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कंपनी का फोकस कहाँ है? नहीं, सब इंटरलिंक्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा सारा का सारा काम हमारा कहीं पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इस हिसाब से है। इट इज नॉट वेरी डिफरेंट। मतलब जरा होटल्स हमने अपने बनाए, उससे एक्सपीरियंस से ही हम सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, हमारा जैसे इसलिए स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ ही रुझान है। नहीं, जैसे मुझे समझाएं सर, अमर रेमेडीज और हाइड्रो पावर दोनों के बिजनेस में क्या इंटरलिंक हो सकता है? मेरे समझ नहीं आ रहा। तो मतलब दोनों में क्या ऐसी समानता है कि एक तरफ आपका एफएमसीजी बिजनेस जो आप एनसीएलटी से ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो दोनों में क्या समानता है?
नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखिए हमारा सिविल का एक्सपीरियंस बेस है हमारा, हमारा एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है, हमने टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। इस वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, 60% कंप्लीट था, गवर्नमेंट से अबंडन हो गया था, फिर हमने उसको बिड करके लिया है। तो इसमें सिविल का वर्क्स ही आप देखे होंगे, मतलब आरएचपी में, आप डीआरएचपी में देखें तो 60% इज सिविल वर्क्स। तो सिविल वर्क्स हमारी कोर स्ट्रेंथ है। और जैसे फूड प्रोसेसिंग का हम जैसे सोच रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग लिंक्ड आइटम है, हमारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो हमने उसके अंदर मतलब हमने सोचा है कि आगे उसके प्रोफेशनल्स को हायर करके और वो कंपनी ठीक से हम चलाएंगे। आज उस आगे का जमाना ही एफएमसीजी का आने वाला है, तो हमने हम्म। उसको एक्विजिशन करके बहुत प्रोफेशनली रन करने के लिए एक बोर्ड उसका बनाएंगे हम अच्छी तरह से। तो पूरी आप लिस्टेड कंपनी थी। जी जी जी। जी बिल्कुल ठीक बात है। वो तो अमर रेमेडीज हम जानते हैं चूंकि लिस्टेड है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, चूंकि आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, नो सब्सिडरीज आपने बनाई है, इतनी ज़्यादा सब्सिडरीज बनाने की वजह सर? ये हमेशा क्या होता है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कुछ भी करें हम आजकल, गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक प्रोजेक्ट का अलग एसपीवी हो। हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स क्योंकि करते रहे हैं, हमेशा एसपीवी बनानी एक मजबूरी भी रही है और वो अच्छा भी रहा है कि उस कंपनी को इंसुलेट कर दे अलग से, उस कंपनी का अलग प्रोग्रेस दिखे, अलग उसकी रेवेन्यूज बैलेंस शीट में आए। तो इसी वजह से वो सब्सिडरीज का मॉडल जो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, वही हमने बनाया है उसमें। जी। अरे 21 में आपके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखी, 45% की, करीबन करीबन 240 करोड़ पहुंचा, लेकिन 2022 में ग्रोथ नेगेटिव रही, 17%, आपके 200 करोड़ आ गया। 2023 में भी शायद उससे कमी रही हो, क्योंकि 9 महीने का 125 करोड़ रेवेन्यू दिखा रहा है। तो रेवेन्यू कम होने की क्या वजह है सर? नहीं, कम नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये 9 महीने में, क्योंकि वो हमारा साइक्लिक बिजनेस थोड़ा बहुत क्या है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर में ही बिलिंग हो पाती है। तो इस वजह से वो, लेकिन इस पर हमारी ग्रोथ 15% सस्टेन रहेगी मतलब। 15% के आसपास की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, और जी। खर्चों में आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें भी मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, तो क्या खर्चे भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से या किस तरह से ये कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये जरा मुझे एक बार बताएं सर। नहीं, खर्चे एक्चुअली जैसे अब कोई मेजर प्रोजेक्ट की जिस स्टेज पे चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से खर्चे कभी मतलब उस टाइम जिस टाइम पे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में जब ज्यादा जो माल मतलब लग रहा है, उस हिसाब से खर्चे उस हिसाब से हो रहे हैं। बाकी फिक्स कॉस्ट एकदम एब्सोल्युटली स्टेबल है एंड इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। खाली जो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो उतार चढ़ाव आपको दिख रहा होगा वही है। ओके, एक और सवाल सर, आपके बोरिंग को लेकर ही। आपने वैसे तो कहा कि ज़्यादातर बिजनेस आपने इंटरनल अक्रूवल से ही की है, और जो कंपनी कमा रही है उसी से नए बिजनेसेस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्च 2019 में आपकी बोरोइंग्स 25 करोड़ की थी, अब 172 करोड़ हो गई है। इतना डेट बढ़ने के पीछे वजह क्या है? और दूसरा, आपके कैश फ्लो जो ऑपरेशन से दिखा रहे हैं वो फाइनेंस कॉस्ट भी कवर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये बोरोइंग कैसे कम करेंगे और फाइनेंस कॉस्ट आप कैसे कवर करेंगे, जरा ये समझाएं सर। नहीं, आप देखें, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट आप 22 का देखें तो उसमें भी हमारे 40 करोड़ की पैट थी। इस साल भी हमारी करीबन 50-60 करोड़ रुपए की पैट रहेगी। तो हमारी इंटरनल कैश फ्लोज की आप बात करें, किसी क्वार्टर में कैश फ्लो का जो डिफरेंस आता है, बिकॉज हमारा एन्युटी इनकम है, इस वजह से कैश फ्लोज में आपको कहीं दिखा होगा। अदरवाइज हमारी कंसिस्टेंटली वी आर अ परफॉर्मिंग कंपनी। हमने 20 साल से हर साल CAGR 20% का किया है एज पर ट्रैक रिकॉर्ड, और हम्म। आगे भी ये सस्टेन करेंगे हम बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आगे चलते हुए क्या आपका फोकस किस वाले बिजनेस में रहने वाला है? क्योंकि मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है आपसे बात करके, कि एक तरह से अच्छा है कि आप सोचते हैं कि जहां भी मौका मिले, कोई अच्छा बिजनेस दिख रहा है उसमें पैसा लगा लें। एक वो स्ट्रेटेजी होती है जो आपके हिसाब से सही भी हो सकती है। एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे देखना, तो मैं ये जानना समझना चाहता हूँ कि भाई प्रमोटर और कंपनी का फोकस किस बिजनेस में है, तो मैं क्या समझूं? नहीं, देखिए क्या है, आपका सवाल बहुत अच्छा है हम्म। और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जी। अभी जैसे कोविड पीरियड था, हम सस्टेन क्यों कर पाए, इतनी ग्रोथ क्यों आई है, क्योंकि हमारे 2 वर्टिकल थे कम से कम जहाँ पे हमारा फोकस है। तो थोड़ा सा हमने थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। आज की तारीख में हम जैसे हर साल 60% ग्रोथ करेंगे होटल कीज में। जैसे इस साल में हमारी 60% ग्रोथ होगी होटल कीज में। तो वैसे ही हम हर साल होटल्स की तरफ हम अपने होटल बनाना, उनको चलाना, ये हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन भी आएगा और फिर ऑपरेशंस भी आएगा। तो दोनों डिवीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इंटरनल स्ट्रेंथ है, हमारी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है कि हम बहुत जल्दी, नहीं तो होटल जल्दी बन नहीं पाते हैं। हमारा टारगेट मतलब एक एक साल में कंप्लीट करने का है, क्योंकि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, सारी कोर स्ट्रेंथ, सारे डिपार्टमेंट्स अपने हैं। तो इस वजह से हम अपनी अच्छी प्रॉपर्टीज बना पाते हैं और उसको चला पाते हैं। क्या अभी होटल तो आपकी 3 ही आपने बताया, 3 होटल्स हैं आपके पास? 3 होटल तो अभी
मतलब 18 महीने में 3 होटल और शुरू हो जाएंगे जो हम अवार्ड ओके हो चुके हैं ऑलरेडी 90 साल की लीज पे। ओके। हमने एमपी गवर्नमेंट में लिया है। मैं आपको बताऊं, अगर एक 400 साल पुराना फोर्ट लिया है हमने खजुराहो एयरपोर्ट से 3 हम्म। किलोमीटर, तो उसको हम अभी पैलेस होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारा एक पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर एक जंगल रिजॉर्ट बन रहा है जो बहुत ही यूनिक है। उसके बिल्कुल हमारे 2-3 किलोमीटर पे एक ताज होटल है जो 1 लाख रुपए पर डे पे रूम बेचता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं क्या टूरिज्म बढ़ रहा है इंडिया में। मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर बहुत बढ़ रही है। टॉप ऑफ द पिरामिड में बहुत ही शॉर्टेज है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड बिजनेस है कि आप भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे तो आपको रूम्स अच्छे नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रूम एट अ गुड प्राइस। सो देयर इज अ शॉर्टेज इन इंडिया। इंडिया हैज जस्ट स्टार्टेड इन टूरिज्म। अभी बिल्कुल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, उसी फील्ड में हम हैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। होटल्स की तो डिमांड ज़बरदस्त है ही, और उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और किराए भी आसमान छू रहे हैं, तो वहाँ तो अच्छा सर, आखिरी सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ, तो आपके 4 बिजनेस वर्टिकल्स मुझे समझ में आ रहे हैं: होटल, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर और एफएमसीजी। तो एफएमजीजी अभी एक्विजिशन में है हाँ कंपनी। करेंगे ना, वो आ ही रहा है ना, वो तो अलग बोर्ड बनेगा, अलग लोग चलाएंगे, बहुत प्रोफेशनल नहीं, रहेगा सेटअप तो इसी होगा। कंपनी में ना सर, रहेगा तो इसी कंपनी इसी में। कंपनी की हाँ, तो सब्सिडरी इस कंपनी के 4 बिजनेस मुझे समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई बिजनेस तो नहीं जो मैं नहीं समझ पाया हूँ, अगर कोई वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सब ये बिल्कुल अच्छा। ठीक अब दूसरा सवाल ये कि इस 4 के अलावा भी कोई और नई लाइन, नया सेगमेंट, नया सेक्टर हो सकता है जिसमें आप उतरने का सोच नहीं सकते नहीं, हैं हम ऐसा बिल्कुल कोई? फोकस करके इसी में हम ग्रोथ करने वाले हैं। और परफेक्ट। हम अब जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में हमारी कैपेसिटी, बिड कैपेसिटी अब 500 करोड़ रुपए सिंगल प्रोजेक्ट्स की हो गई है। ओके। तो बहुत ही कम कंपनीज है जो बिल्डिंग्स में 500 करोड़ की बिड कर पाए। तो हम परफेक्ट। उस तरफ, जैसे हमने अभी रेलवेज में टेंडर भरा था, हम लोएस्ट नहीं हो पाए, लेकिन हम उस तरह पे फोकस कर रहे हैं कि स्पेशलाइज प्रोजेक्ट में ही हम फोकस करें। परफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने समय दिया। शायद आपको थोड़े सवाल मेरे मुश्किल लगे हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ना ना, मैंने नहीं कहा नहीं कि सर, बिल्कुल जब तक नहीं मैं था। आपकी कंपनी को समझूंगा नहीं, तो मैं अपने व्यूअर्स को सो कैसे। नाइस ऑफ यू, सो हाँ, नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पेशेंटली सारे सवालों का जवाब दिया। 30 थैंक यू जून से अनिल जी, आपका थैंक यू आईपीओ सो खुल रहा है, मच। हमारी शुभकामनाएं आपके थैंक यू आईपीओ के वेरी लिए। मच। 30 जून से 4 जुलाई पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ खुल रहा है, 140 से 148 रुपए का प्राइस बैंड, और 30 जून को हम इस आईपीओ का पूरा विश्लेषण करेंगे जिस दिन आईपीओ खुलेगा। बिल्कुल फिलहाल बात करेंगे। आपने टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात सुनी।